हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। दिवाली से पहले यार एनटीए ने आपके लिए बम फोड़ दिया। एनटीए ने आपको अनाउंसमेंट के थ्रू बता दिया भैया कि अब दिवाली ज्यादा तरीके से मत मनाओ क्योंकि आपके एग्जाम्स आपके सिर पे है। और ये डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन क्या है भैया, 22 से 31। ये चीजें तो सबको पता हो गई होंगी। अब ऐसे में जब भी आपकी एंग्जाइटी बढ़ रही होगी, आपके माइंड में एक ही सवाल आ रहा होगा कि यार एनआईटी मेरे को जाना है। आपका भी ड्रीम होगा, अगर आपका एक बार ड्रीम है अपने नाम के साथ आप किस एनआईटी में जाना चाहते हो एक बार कमेंट में जरूर बताना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, चाहे आप जिस कैटेगरी को, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस, आपके कैटेगरी पे आपको कितना नंबर इस जनवरी अटेम्प्ट में इस डेट पे स्कोर करके बैठ जाना है ताकि आपको अप्रैल का भी टेंशन न रहे और आप अपने जे एडवांस को अच्छा कर सको। सो ओवरऑल इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैटेगरी वाइज मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर गारंटीड एनआईटी। भैया इतना नंबर मैं ला दूं तो एनआईटी में मैं पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। आइए देखते हैं। आप अगर देखो ध्यान से, पहले कट ऑफ की थोड़ी सी बात कर लेंगे। भाई कट ऑफ क्या, देखो 2024 के अगर हम बात करते हैं, अभी जो एग्जाम्स हुए हैं उसका कट ऑफ कुछ इस तरीके से था, काफी ज्यादा हाई हो गया था। रीजन क्या था, 11 लाख से 14 लाख बच्चे, सीधे 3 लाख बच्चों का बढ़ोतरी यहाँ पे हुआ, जिसके वजह से यहाँ 3% कट ऑफ इंक्रीज हो गया। अब ये कट ऑफ आपको अगर पाना है, अगर सेम कट ऑफ इस बार भी रहता है, हालांकि जो इन्होंने न्यूमेरिकल में 5 ऑप्शनल हटाए उससे कट ऑफ डिक्रीज होने के थोड़े बहुत चांसेस हैं, और ये भी वेरी करता है भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। बाई चांस अगर इतना ही रहता है तो आपको कम से कम इतने मार्क्स लेके आने होंगे कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। ध्यान से सुनना, कट ऑफ क्लियर करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आपको एनआईटी मिल जाए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाई मिनिमम मार्क्स एनआईटी के लिए मुझे कितना चाहिए। ध्यान से देखो, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर देना। अब भैया अगर हम जनरल कैटेगरी हैं और बात करते हैं 2024 की लेटेस्ट, जो अभी 2024 हुआ है, अगर आप 55,447 रैंक पाए होते तो भाई आज तुम एनआईटी श्रीनगर के मेटलर्जिकल एंड मटेरियल में बैठे होते। अगर 2024 में आपका एससी कैटेगरी, ये कैटेगरी रैंक, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ये कैटेगरी रैंक है, ध्यान से समझो, ये भी कैटेगरी रैंक है। अगर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक आपका 9150 होता तो आप एनआईटी श्रीनगर में सिविल कर रहे होते। ये अप्रॉक्स लास्ट रैंक है कि भैया इतना रैंक रहेगा तो डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा, इससे 100, 200, 300 प्लस। हालांकि ये एग्जैक्ट डेटा है, बट हो सकता है ब्रांच वगैरह कोई और हो जो छूट रहा हो तो उसमें 9350 पे भी कुछ मिला हो। ओबीसी होते तो आपको ये मिलता, और एससी होते तो आपको ये मिलता, एसटी पे ये आपको मिल जाता। अब सवाल आता है भाई ये तो आपने बता दिया चलो रैंक, ये तो ओआरसीआर भरा पड़ा है ये जोसा के वेबसाइट पे, लेकिन मार्क्स कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, थोड़े से डेटा पे ध्यान देंगे कि भैया अगर जनरल कैटेगरी मेरा ये रैंक है तो इक्विवेलेंट सीआरएल रैंक मेरा कम से कम 58,000 है। और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, या फिर इसको 58,000 नहीं, ये तो सेम ही आएगा आपका जनरल, इतना आपका रैंक आएगा यहाँ पे 55,447। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं भाई इतना रैंक अगर है तो इसका जो सीआरएल रैंक आएगा ये 64,000 आने जा रहा है। अगर आप ओबीसी में इतना, ये कौन से मार्क्स हैं, ये मार्क्स हैं जो लास्ट, ये कौन सा रैंक है, जो लास्ट रैंक जिसपे हमें कोई ना कोई एनआईटी में ब्रांच मिल रहा था। तो ये सारे रैंक्स मैंने यहाँ मेंशन किए, इसके इक्विवेलेंट सीआरएल रैंक कितना बनेगा। अब चूंकि ये जनरल कैटेगरी इसका तो सेम ही रहेगा, ये 58 नहीं 55,447 ही रहेगा। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका इतना रैंक है तो ओवरऑल इतने मार्क्स आपको इस करेस्पॉन्डिंग रैंक के हिसाब से सीआरएल बनेगा। ठीक है, ये कैसे पता पाते हैं, जैसे भाई आपका कोई दोस्त हो 18,000, हालांकि ये कोई कैलकुलेट करने का इसमें बिल्कुल भी तरीका नहीं है कि आप इसे कैलकुलेट कर सको, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि कैटेगरी में, जैसे एससी कैटेगरी में कितने बच्चे हैं, ओबीसी में कितने बच्चे हैं। लेकिन आपका कोई दोस्त हो एससी है, 9,090 रैंक पाए, आप वहां से देख सकते हो उसका जो सीआरएल रैंक है 1,40,000 है। तो भैया इसमें परसेंटाइल रिक्वायर्ड क्या होगा, अगर 14 लाख बच्चे अपीयर करते हैं तो अप्रॉक्स, हालांकि ये एक परसेंटाइल मैंने अब करके लिखा है, जनरल की बात करें इतने परसेंटाइल आपको रिक्वायर्ड होंगे फॉर दिस मच मार्क। 64,000 पे ये परसेंटाइल, 68,000 ये, 1,40,000 पे आपको ये चाहिए होगा, 2,10,000 रैंक पे 85। अब इस करेस्पॉन्डिंग परसेंटाइल पे कितने मार्क्स चाहिए होंगे, अब ये वेरी करता है मेरे भाई। क्योंकि आपको पता है कि जब भी जेईई मेन का एग्जाम कंडक्ट हो तो 10 शिफ्ट में एग्जाम्स होते हैं, 10 शिफ्ट की हार्ड एंड डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल ही अलग होती है। सो वहां पे एनटीए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का यूज करता है, जिसमें
हो सकता है कोई 120 पाके ही 98 परसेंटाइल पा जाए, कोई 160 पाके 98 परसेंटाइल पा जाए। दिस इज नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। इसमें होता क्या है भाई कि अगर पेपर बहुत ज्यादा हार्ड बन गया तो ऑब्वियसली सबके कम मार्क्स आएंगे। हो सकता है जो टॉपर उसके ही 250 आ रहे हैं, तो टॉपर अगर 250 पा रहा है इट मींस कि वो 100 परसेंटाइलर है, वही है टॉप पे। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो 96.5 के लिए लगभग आपको 120 से 180 मार्क्स तक वेरिएशन यहां देखने को मिलता है डिपेंडिंग ऑन शिफ्ट। तो आप मोटा मोटी ये मान के चलो भाई कि आपको 160 150 नंबर लेके आना है जनरल कैटेगरी में कि आपको कॉलेज मिल जाए। ओबीसी में आपको इस नंबर से इस नंबर तक वेरी करना, लेकिन आपके माइंड में एक फिगर होना चाहिए 140 नंबर का। और ये ईडब्ल्यूएस की बात हुई। ओबीसी में भी सेम यार, आप मान सकते हो 140 नंबर आपको लाना है। एससी में आप मान सकते हो आप 95 से 100 लेके आ जाओ, और इसमें आप ला दो 80 से 85 नंबर। तो ये मार्क्स अगर आप टारगेट करते हो, 160 नंबर मतलब 40 क्वेश्चन सही, 0 क्वेश्चन रॉन्ग, मतलब 45 सही कर लो, कुछ रॉन्ग कर लो। इस तरीके से आप अगर अपने टारगेट्स को बना के चलते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छे एनआईटी में ब्रांच के साथ, डिसेंट ब्रांच के साथ पहुंच सकते हो। ये लास्ट मैंने बताया है, डजेंट मैटर कौन से एनआईटी है, कौन सा ब्रांच है। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लो। एक बात और, इसी चैनल पे टॉपिक में ही है जो कि सबसे हिट वीडियो जाते हैं, उसमें होता क्या है 15 मिनट में हम आपको पूरी की पूरी टॉपिक विद पीवाईक्यू समझाते हैं। तो इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच। अपना नाम और अपनी एनआईटी एक बार कमेंट में जरूर बताएं।